मध्य प्रांत की सरकार ने अधिसूचना जारी करती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक संगठन। उसके बाद क्या हुआ, आज कहानी यहां से आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का तीसरा दिन और तीसरा अध्याय। जब मध्य प्रांत की सरकार ने सूचना जारी कर दी, उस समय जो मध्य प्रांत था उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य जाते थे, बड़ा हिस्सा थे। उसकी सरकार की विधानसभा की बैठक, इस विधानसभा की बैठक में खूब बोलना हुआ कि आखिर कैसे आप संघ को सांप्रदायिक संगठन पहुंचा, क्योंकि उस दौरान जो संघ की पकड़ थी, संघ मजबूत था, वो इन्हीं क्षेत्रों में। तो ऐसे में बाबा साहब गोल्टे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो कट मोशन लेकर के आते हैं विधानसभा में कि सूचना वापस ली जाए, सरकार अपनी टिप्पणी वापस ले। जिसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाषण देते और इस बात का विरोध करते। इस समय हेडगेवार जी भी विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। सारी बयानबाजी के बाद भी वो वापस तो नहीं हो पाता, लेकिन ये बात समझ में आ जाती है कि जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप हो ये मानने को तैयार नहीं था कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन। एक घटना का जिक्र करते हैं, कांग्रेस और संघ के रिश्तों पर ही है। हाल फिलहाल में एक वीडियो भी इसका खूब वायरल हुआ था, जिसमें वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने इस विषय में कहा था। दरअसल क्या हुआ, 1937 में फिरोजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चला। यहाँ पे कांग्रेस का झंडा फहराया जाना था, उसके लिए 80 फुट लंबा पोल लगाया गया था जिसमें कांग्रेस का ध्वज फहराया जाता। जब वो झंडा फहराया गया तो झंडा जाके बीच में अटक गया, झंडा ऊपर न जाए। ऐसे में भीड़ से एक युवक निकल करके आता है, उस पोल के ऊपर चढ़ता है और झंडे को छुड़ाता है। इसके बाद झंडा फहराता है। झंडा फहरने के बाद सब लोग बड़े खुश जाते हैं। कांग्रेस को अधिवेशन में प्रस्तावित किया जाता है इस युवक का सम्मान किया जाएगा, लेकिन जब सम्मान के लिए बुलाया जाता है तो पता चलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, तो बात निकल जाती है, उसका सम्मान नहीं गया था। उनका नाम था किशन सिंह परदेसी। जब इस चीज़ की सूचना हेडगेवार जी को मिलती है तो वहाँ से जब वापस जा रहे होते हैं तो उनको बुलाते हैं अपने पास और एक चांदी का लोटा दे करके उनका सम्मान कर। तो तिरंगे को लेकर जो स्वयंसेवकों की निष्ठा थी वो कहीं से कहीं तक कभी भी कम नहीं थी। अब हो भी कैसे सकती है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने के आपको जो शपथ दिलवाई जाती थी, उस शपथ की एक लाइन थी कि मैं इस हिंदू राष्ट्र यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूं। ये स्वयंसेवक की शपथ थी। जब उसकी शपथ में ये बात है तो फिर ये सवाल पूछना कि स्वतंत्रता संग्राम में संघ था कि नहीं था, सवाल ही गलत हो जाता है। इसके बारे में रज्जू भैया ने अपने संस्मरणों में बहुत अच्छे से बताया। और उसके बाद जब स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद इस लाइन को बदल करके ये कर दिया गया कि हम सर्वांगीण विकास के लिए लगातार से काम करेगा, संघ काम करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना सिर्फ आंदोलनों में एक्टिव था, ना सिर्फ सत्याग्रह और धरने कर रहा था, बल्कि जो क्रांतिकारी लगातार भारत के लिए लड़ रहे थे उनको बचाने, उनको अंडरग्राउंड रखने में भी सबकी भूमिका थी। जैसे जब सांडस की हत्या करने के बाद जब राजगुरु अफराध चल रहे थे, उस समय हेडगेवार जी ने उनके छुपने की व्यवस्था, उनके अंडरग्राउंड रहने की पूरी व्यवस्था बताई थी। ये बात अपनी किताब में FM खोड़के ने बताई। सिर्फ ये एकमात्र इकलौता इंस्टेंस है, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस की नेता थी, बड़ी नेता अरुणा आसिफ अली। इन्होंने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया शायद 1967 में। उस समय वो बताती हैं कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज सरकार का बड़ा इसमें था कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आंदोलन हो नहीं पाए। ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो अंडरग्राउंड हो रहे थे, कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते, और कांग्रेस के नेताओं को एक डर लग रहा था उनको अपने घर में रखने, क्योंकि जब बड़े नेता को अपने घर में रखोगे तो आपके घर भी छापा पा सकता है। ऐसे में उस इंटरव्यू में अरुणा आसिफ अली ने बताया कि 1942 में जब मैं अंडरग्राउंड चल रही थी, उस समय दिल्ली के संघ चालक लाला हंसराज ने मुझे अपने घर में 15 पीस देख लिए। उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की पूरी व्यवस्था। जब वहां से निकलने की बारी आई तो हंसराज जी की जो वाइफ है उन्होंने उन्हें अपने कपड़े दिए कि आप ये पहन करके जाओ। अरुणा आसिफ अली बताती है उस इंटरव्यू में कि मैं कुछ दिनों के बाद वो कपड़े वापस देने गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे तरफ से आपके लेके आप रखें। ऐसे और बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो ये बात बताते हैं कि किस तरह संघ ने अंडरग्राउंड रहने में उनकी मदद की थी। एक नाम गिनवाना बड़ा लंबा हो जाएगा। और ये जो कनेक्शन है, ये जो लगाव है, लगाव दिखता भी था, क्योंकि 1948 में भारत के आज़ाद होने के बाद जब संघ के ऊपर पहली बार बैल लड़ाया गया, उस समय कांग्रेस के सोलापुर कांग्रेस समिति के सदस्य थे गणेश बातुजी सिगनकर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस की सरकार है, आप सरकारी एकमात्र दल है, इस दल में आपके पास दायित्व है और संघ के ऊपर बैल लगने के लिए आप अपना पद छोड़ देते हैं, हम पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और धरने पर बैठते हैं, सत्याग्रह पर बैठते हैं कि संघ के ऊपर लाया गया प्रतिबद्ध गलत है और इसको हटाना चाहिए।
1921 का आंदोलन हो या 1930 का आंदोलन हो, इन सब में तो संघ एक्टिव था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आती है, उस समय तक डॉक्टर हेडगेवार शांत हो चुके थे। अब शासन चालक की जिम्मेदारी गुरुजी की थी। गुरुजी या जंगल सत्याग्रह हो या 1921 का आंदोलन हो, तब में वो थे, शामिल थे, वो नज़दीक से देख रहे थे। ऐसे में उनको पता था कि आंदोलन के क्या बैकलैशेस हो सकते हैं। ये वो समय था जब संघ से मध्य प्रांत तक सीमित था और देश के कुछ छोटे छोटे इलाकों थे। गुरुजी इस मिशन पर निकले थे कि संघ का और ज़्यादा विस्तार किया जाए। ऐसे में जब आंदोलन शुरू होता है तो गुरुजी कहते हैं कि अचानक से नहीं, जो करेंगे योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। युवाओं के साथ बैठकर, नेताजियों के साथ बैठते योजना बनाते हैं और फिर गुरुजी ये कहते हैं, रज्जू भैया इस बात को बताते हैं अपनी पुस्तकों में। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जिस किसी को भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना है, उनको जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए हो रहा है, अपने देश के लिए कांग्रेस कर रही है, इसमें संघ का सहयोग होना चाहिए। इसके बाद बड़ी संख्या में जो सबसे बड़े आंदोलन होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो कहाँ पे होते हैं? अमरावती में होते हैं, वर्धा में होते हैं, चिमूर में होते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर संघ बहुत ज्यादा मजबूत था, जहाँ पर संघ की शक्ति थी। और चिमूर का आंदोलन इतना बड़ा होता है कि बर्लिन रेडियो जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करता है तो चिमूर की बात। चिमूर में जब ये आंदोलन चल रहा था, उस समय पुलिस गोलियां चला देती है, जिसके कारण एक युवा स्वयंसेवक थे बालाजी रायपुरकर, उनको गोली लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे आंदोलन में 125 स्वयंसेवकों को मुकदमा चलाया जाता है। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक जेलों में बंद है। ऐसे में जो वहां के दादा नाइक, जो चिमूर के शाखा प्रमुख थे, उनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती। बाद में सजा को घटाया जाता है और ये उम्र कैद में बदल जाता है। इस दौरान लगातार संघ एक्टिव है, लगातार संघ स्वतंत्रता आंदोलन का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ नाम बुला दिए जाते हैं। जैसे हेमू कालानी का नाम आपने सुना हो? नहीं सुना। सिंध के स्वयंसेवक, जब सिंध का में संघ का इतिहास लिखने वाले गोविंद मोटवानी अपनी पुस्तक लिखते हैं इस सिंध में संघ के 9 वर्ष, उस दौरान वो हेमू कालानी की कहानी बताते हैं। हेमू कालानी की कहानी हर युवा को पता होनी चाहिए। उनकी कहानी में भगत सिंह और राजगुरु से हक। मात्र 19 साल की उम्र में हेमू कालानी को फांसी पर टांग दिया गया और जब वो फांसी के फंदे तक गए थे तो मुस्कुराते हुए गए। सोचिए, किसी कलम से लिख दिया जाए कि आपकी मौत होने वाली है और सजा देने और आपके मौत के बीच के दिन में आपका वजन बढ़ रहा है। हेमू कालानी AISF के एक स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। लगातार आंदोलन करते थे, अपने साथ लोगों को जोड़कर स्वतंत्रता की मांग करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो सिंध के इलाके में भारत छोड़ो आंदोलन इतना मजबूत हो गया था कि विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों को यूरोपियन पलटन बुलानी पड़ी। तो हेमू कालानी को सूचना मिली कि आज रात एक ट्रेन आने वाली है जिससे अंग्रेजों के हथियार आएंगे और सैनिक आएंगे। तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को लिया और कहा कि जो फेसलिफ्ट होता है रेलवे की पटरी का, वो हटा देते हैं तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी, यहाँ पर अंग्रेजों को मदद नहीं पहुंच पाएगी। तो रात में पहुंचते हैं, फेसलिफ्ट हटा रहे अपने दोस्तों के साथ। इस दौरान अंग्रेजों की पुलिस पकड़े और पकड़ने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, कुछ दोषी साबित होते हैं और 20 साल में नहीं हुए थे, 2 महीने कम थे, हेमू कालानी को फांसी पे टांग दिया जाता। उसके बाद लंबे समय तक इतिहास में कहीं उसका जिक्र नहीं होता। तब जो स्थानीय स्वयंसेवक है ना, तो वो वहां पर एक हेमू कालानी प्लीग संगठन बनाते हैं और उसके बाद लगातार देश के अलग अलग जगहों में कार्यक्रम किए जाते हैं। आज भी सिंधी समाज अलग का कार्यक्रम कर इंदिरा गांधी उनके नाम का डाक टिकट जारी करने। तो संघ ऐसा कोई एकमात्र संगठन नहीं है जिसकी बात दबाई दे। हेमू कालानी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी नहीं है जिसकी कहानी छुपाई। भारत के स्वतंत्रता का इतिहास, भारत के स्वतंत्रता का संग्राम, ऐसे बहुत सारे चुहे हुए, ऐसे बहुत सारे संगठनों की कहानी है। लेकिन जब भारत की आजादी का इतिहास लिखा गया तो उसे बस एक दल, एक परिवार के आसपास उठने की कोशिश की। अगर हम भारत के स्वतंत्रता का सही संग्राम का सही इतिहास जानना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम हेमू कालानी जैसे चेहरों, हम संघ के उन प्रयासों को देखें जिन्हें इतिहास की किताबों को दर्ज नहीं किया। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक आप बायो से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उनसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।